आज हम क्या देख रहे हैं बेटा, अकाउंटिंग अंडर जीएसटी रेजिम, है ना। 2017 में बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे इंडिया में, उन सभी को बंद करके क्या अप्लाई हो गया, जीएसटी अप्लाई। कौन से टैक्स लगते थे, जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है, सबसे पहले तो बात करते हैं मैन्युफैक्चरर की। तो मैन्युफैक्चरर को पहले तो देना पड़ता था एक्साइज ड्यूटी, है ना। एक्साइज ड्यूटी जब वो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है तब लग जाती थी। फिर जब गुड्स बेचता था तो उसके बाद उसके ऊपर वैट, स्टेट वेट, जो भी स्पेसिफिक स्टेट में वो वर्क करता था वहां का स्टेट वेट अलग से, मतलब जैसे सेल्स टैक्स बोला जाता था, वो लग जाता था। ठीक है। तो उसके बाद सेल्स टैक्स के अलावा अगर वो आउट ऑफ स्टेट माल बेच रहा है, मतलब कि इंटर स्टेट अगर गुड्स सेल कर रहा है, तो उसके ऊपर अलग से सेंट्रल सेल्स टैक्स, जिसे सीएसटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीएसटी लग जाता था। फिर जिस स्टेट में वो जा रहा था उस स्टेट में उसके ऊपर एंट्री टैक्स और लग जाता था कि आप दूसरी स्टेट से माल लाए ना, तो जो बायर है उसे एंट्री टैक्स और देना पड़ जाता था। मतलब कि पहले तो मैन्युफैक्चरर ने टैक्स लगाया एक्साइज ड्यूटी, फिर उसने सेल टैक्स लगा दिया, फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स लगा दिया, और फिर एंट्री टैक्स जो रिसीवर है उस स्टेट का उसको भी लग गया। तो इसलिए बिफोर जीएसटी प्राइजेस ऑफ गुड्स, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, टैक्स पे टैक्स लगा जा रहा है ना। अच्छा, कंज्यूमर के लिए गुड्स महंगा हो जाता है। तो बिफोर जीएसटी रिजीम अगर हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में देखेंगे तो प्राइस ऑफ गुड्स अलग अलग हुआ करता था। प्राइस ऑफ गुड्स क्यों अलग हुआ करता था, सब स्टेट में टैक्स भी अलग अलग था, है ना। वैट जो है सेल्स टैक्स, वो भी हर स्टेट में अलग अलग है कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे किसी में 12 है तो किसी के पास 18 लग रहा है और किसी का 5 ही लग रहा है। तो किसी स्टेट में वो गुड सस्ता है और किसी स्टेट में महंगा है, तो प्राइस में भी वेरिएशन आता है। दूसरी चीज, टैक्स पे टैक्स लग रहा था, कैस्केडिंग इफेक्ट जिसे बोलते हैं, है ना। और कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट महंगा हो रहा है। पहले तो आप एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हो, फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स या स्टेट सेल्स टैक्स लगा रहे हो, फिर सामने वाला जो गुड्स लेके आ रहा है अदर स्टेट से उसे एंट्री टैक्स अलग से देना है। तो ये सब गुड्स क्या होता है, अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाते हैं। अच्छा, सर्विस अगर कोई दे रहा है तो उस पर सर्विस टैक्स लग जाता है, उस पर एक अलग टैक्स लग गया, सर्विस टैक्स। और अल्टीमेटली ये सब टैक्स मिलके प्रोडक्ट की कॉस्ट को और कॉस्टली कर देते हैं। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर पे ही मार गिरेगी। ऑब्वियसली सेल्स वाला बंदा या दुकानदार इस कॉस्ट को बियर करेगा क्या, वो तो टैक्स किससे वसूलेगा, कंज्यूमर से। तो कंज्यूमर जो है वो इसका भुगतान करता है। तो ये सब प्रॉब्लम हटाने के लिए एक सिंगल टैक्स लेके आए, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जिसे बोला गुड्स एंड, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, जीएसटी। अब इसमें क्या होता है, मिस्टर एक्स जो मान लो दिल्ली में बैठे हैं, वो मैन्युफैक्चरर है ना। उन्होंने ₹100 में कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करा और उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा ₹20 और 120 में सेल कर दिया राजस्थान वाले को, जयपुर वाले को। उसमें उन्होंने मान लो 5% अलग से जीएसटी लगाया, क्योंकि जीएसटी उस पर 5% है गुड्स के ऊपर। तो 120 का 5% ₹6, तो ₹126 में उन्होंने जयपुर वाले को, मिस्टर वाई के पास गुड्स आ गया 120 + 6, ₹126 में। ठीक है, ₹6 टैक्स लग के आ गया। अब मिस्टर वाई को ये जो ₹6 है, ये जो ₹6 है, इसे हम बोलेंगे इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी क्या है ये हम आगे देखेंगे। गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है। अभी क्या हो रहा था, इससे पहले टैक्स पे टैक्स लग रहा था,
यही तो एक डिसएडवांटेज है। लाइक मैंने एक्साइज ड्यूटी पे कर दी मान लो 6 रुपए, उसके बाद सेल्स टैक्स लगाया तो वो 126 पे लगेगा ना कि 120 पे, जबकि कॉस्टिंग कितनी है मेरी, बट 6 रुपए टैक्स पे भी टैक्स लग रहा है। फिर मान लो एंट्री टैक्स दिया तो वो जो सेल्स टैक्स जोड़ने के बाद कॉस्ट आई आउट ऑफ स्टेट से, उस पर एंट्री टैक्स भरना है, तो टैक्स पे भी टैक्स देना पड़ रहा है और महंगी भी बढ़ती जा रही है। तो यहां पे गवर्नमेंट ने एक लेजर बनाया, हर एक जीएसटी व्यापारी के पास एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है। जैसे ही वो गुड्स खरीदता है, व्यापारी, कंज्यूमर नहीं बात कर रहा हूं, व्यापारी, जयपुर के व्यापारी ने दिल्ली वाले व्यापारी से माल खरीदा, तो जयपुर के व्यापारी के जीएसटी में ये 6 रुपए अलग से दिखने लग जाएंगे इनपुट के रूप में। इनपुट मतलब आप ये जीएसटी पे कर चुके हो, ठीक है। अब गवर्नमेंट का कहना है कि ये जब माल बेचने जाओगे तब जो जीएसटी लोगे उसमें इसको एडजस्ट करके डिफरेंस हमको पे कर देना। कैसे मान लो, तो मतलब कि ये मेरी कॉस्ट 126 नहीं है, कॉस्ट मेरी 126 नहीं है, भले मैंने पे 126 किया लेकिन 120 ही है, क्योंकि 6 रुपए का टैक्स का मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। तो मिस्टर वाई ने ये गुड्स 30 रुपए प्रॉफिट जोड़ के बेच दिया। मिस्टर जेड जो एमपी के रहने वाले हैं, जो कंज्यूमर है, उसे सेल कर दिया 30 रुपए प्रॉफिट जोड़ के 150 रुपए में, प्लस जीएसटी 5%, 150 रुपए का जीएसटी 157.5 हो गया। क्या हुआ, 157.50 पैसे में मिस्टर जेड ने इसको खरीद लिया मिस्टर वाई से। अब मिस्टर वाई को पे टू गवर्नमेंट, सरकार को कितना पे करना है भैया, 7.5 रुपए आपने टैक्स जोड़ा, इसे बोल दिया मैंने आउटपुट जो मुझे देना है। मेरे पास इनपुट कितना पड़ा हुआ है, तो मुझे कितने रुपए देने हैं। हाँ, तो यहां पे ध्यान देना, हमने जो 1.5 रुपीज दिए पे टू गवर्नमेंट बाय मिस्टर वाई, ये जो 30 रुपए का प्रॉफिट है उसका 5% निकाल लो, तो ओनली वैल्यू एडिशन टैक्स है ये। मतलब जीएसटी में एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि ओनली वैल्यू जो एडिशन कर रहा है आगे वाला आदमी, उसी पे टैक्स देना है, क्योंकि जो पहले की वैल्यू है उस पर ऑलरेडी सरकार को टैक्स जा चुका है। मिस्टर एक्स ने गवर्नमेंट को कितना पे किया, 6 रुपए इसने पूरा दे दिया। अगर मिस्टर एक्स ने अगर किसी से रॉ मटेरियल खरीदा होगा तो उस रॉ मटेरियल का इनपुट ले लिया होगा। मैं तो मान रहा हूं चलो मिस्टर एक्स रॉ मटेरियल भी खुद ही बनाते हैं, मान लो कोई XYZ एग्रीकल्चर कमोडिटी वो खुद उगाते हैं, प्रोसेस करके फिर 5% जीएसटी लगा के बेचते हैं, तो मिस्टर एक्स के लिए इनपुट कुछ भी नहीं है। तो 6 रुपए का जो आउटपुट है वो उन्होंने सरकार को दे दिया, उनके पास इनपुट कुछ भी नहीं था। मतलब 6 रुपए 120 का 5% तो जा चुका है सरकार के पास। अब बाद में मिस्टर वाई ने उसमें 30 रुपए जोड़े, तो 30 रुपए का 5% 1.5 रुपए उनको सरकार को देना है। 6 रुपीज का इनपुट मिल गया एक तरह से, 7.5 रुपए आपको देना है, 6 रुपए आपके पास ऑलरेडी इनपुट है, तो आपको सरकार को कितना देना है 1.5, 1.5 रुपए, जो कि आपकी वैल्यू एडिशन की कॉस्ट। आपने वैल्यू एडिशन कितना किया था 30 रुपए, 30 रुपए का 5% निकालो 1.5 रुपीज ही आएगा। तो गवर्नमेंट ने ओनली वैल्यू एडिशन पे टैक्स लिया। अब इससे पहले क्या होता था, मान लो मिस्टर, अपन तो ये मान लेते हैं एक्साइज ड्यूटी है, हर स्टेट में अलग अलग सेल्स टैक्स है, एक्साइज की बात ही नहीं करते। तो मिस्टर एक्स 120 में बेच रहे हैं, 5% जीएसटी लगा रहे हैं, 126 में बेचा। मिस्टर वाई के लिए कॉस्टिंग पूरी 126 है क्योंकि इनपुट अवेलेबल नहीं है, प्री जीएसटी की बात कर रहा हूं मैं। इन भाई साहब ने 30 रुपए जोड़ दिया, अपना प्रॉफिट तो उसने जोड़ा ही, तो इसके लिए कॉस्टिंग कितनी हो गई, प्लस इसने 5% जीएसटी और लगा दिया मान लो, तो 156 का 5% जीएसटी आपका लग गया, कितना होगा 156 इंटू 5%, 7.8 रुपीज और जुड़ गया। तो मिस्टर जेड के पास ये गुड्स कितने का आया
163.8 रुपीज। तो प्री जीएसटी और पोस्ट जीएसटी, ये तो प्री जीएसटी प्राइस में है। अगर देखते हैं प्री जीएसटी मिस्टर जेड को ये गुड्स कितने का पड़ रहा था, 163। पोस्ट जीएसटी अगर हम बात करें तो मिस्टर जेड को ये माल कितने का पड़ा, 157.5। फर्क पड़ गया प्राइस में, बोलो यार। क्योंकि पहले क्या होता था, टैक्स पे टैक्स लग रहा था, टैक्स का बेनिफिट भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से टैक्स वसूल रहे थे। गवर्नमेंट ने क्या किया, सरकार ने सभी टैक्स को जोड़ दिया, एक्साइज ड्यूटी हटा दिया, एंट्री टैक्स, सेंट्रल जीएसटी, सेल्स टैक्स, सब कुछ हटा के, सेंट्रल सेल्स टैक्स सब हटा के एक ही टैक्स लगा दिया, जीएसटी। अल्टीमेट फायदा किसको हुआ, दोनों को, कंज्यूमर को भी हुआ क्योंकि प्राइस ऑफ गुड्स कम हो गई। अच्छा, जो मैन्युफैक्चरर है और जो सेलर है उसको कोई नुकसान है क्या? एक्स ने 20 रुपए कमाए, वाई ने 30 रुपए कमाए, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन प्राइस फिर भी कम हो गई क्योंकि टैक्स पे टैक्स लगना बंद हो गया और इनपुट मिलने लग गया। आ रहा है क्या समझ में बेटा, बोलो यार। तो बेटा प्री जीएसटी और पोस्ट जीएसटी में डिफरेंस यही है कि जो टैक्स पे टैक्स लगता था वो बंद हो गया, इनपुट मिलने लग गया। और अच्छा, ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स मतलब जैसे गवर्नमेंट ने ये देखा कि यार मैन्युफैक्चरर तो बड़ी बड़ी स्टेट्स है, लेकिन कंजम्पशन छोटी छोटी स्टेट्स भी कर रही है, या ऐसी स्टेट्स कर रही है जहां पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। मतलब भैया अल्टीमेट टैक्स पेयर तो वो है जो कंज्यूम कर रहा है, वही है ना। मान लो मिस्टर जेड कंज्यूमर है, अब इसको इनपुट नहीं मिलेगा, इसके लिए वो कॉस्ट हो गया 157.5 में 7.5 रुपए जो टैक्स है वो कॉस्ट है उसकी, उसके लिए तो कॉस्ट ही। तो मान लो बिहार जैसा राज्य जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन मैन्युफैक्चरर कम है, ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मतलब जो भी गुड्स है वो मैन्युफैक्चर होकर बाहर से आता है, जो भी मैन्युफैक्चर करने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे ज्यादा कंज्यूमर जो है बिहार में, खाने वाले मतलब जो कंजम्पशन कर रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरर नहीं है ना। तो अल्टीमेटली ये जो टैक्स वसूली अभी तक हो रही थी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ये सब जिस भी स्टेट का मैन्युफैक्चरर है उसी स्टेट में जा रहा है, जबकि टैक्स पे वो वाली स्टेट के लोग कर रहे हैं, जायज को रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसे कंजम्पशन बेस्ड टैक्स बोला। मतलब देखो रेवेन्यू है, अब इसमें नुकसान किसका, अगर जीएसटी लगा, जीएसटी जब लगा था तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ स्टेट गवर्नमेंट का। क्यों? क्योंकि पहले उसे सेल्स टैक्स मिल जाता था, एंट्री टैक्स मिल जाता था, एक्साइज ड्यूटी तो तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, सर्विस टैक्स तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, बट स्टेट गवर्नमेंट का मेजर रेवेन्यू जो था वो सेल्स टैक्स से आता था, वो हट गया। अब हट गया तो भैया दिक्कत हुई, तो गवर्नमेंट ने बोला हम जो स्टेट कंज्यूम करेगा उसे इस टैक्स देंगे। ये 50-50 बटता है, जीएसटी जो है जो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है और आधा उस स्टेट को दे देती है जहां पे कंज्यूम हो रहा है फाइनली। कैसे पता चला? मिस्टर वाई ने जब बिलिंग की तो मिस्टर जेड का प्लेस ऑफ सप्लाई बताया, है ना, शिप टू बताया, सॉरी, कि ये मतलब बायर का जो प्लेस है उसका कोड जाता है, जैसे एमपी है तो 23, राजस्थान है तो 08। तो उसमें जब वो फाइल करता है रिटर्न तब वो बताता है कि ये किस स्टेट के कंज्यूमर को गुड्स बिका है या जो भी है। जैसे एक्स ने वाई को बेचा तो एक्स ने वाई को जब बेचा तो वाई का जीएसटी डाला होगा, तो वाई का जीएसटी राजस्थान का है, तो वो टैक्स कहां ट्रांसफर हो गया? राजस्थान गवर्नमेंट के पास। अब वाई ने मान लो उसको बिलिंग लोकल को कर दी तो वो राजस्थान गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा, लेकिन वाई ने अगर वो एमपी वाले को बिलिंग कर दी तो वो टैक्स वापस उठ के कहां जाएगा? एमपी में। और वो जब तक कंज्यूम नहीं होगा गुड्स तब तक वो टैक्स ट्रांसफर होता ही रहेगा। एक्स ने किया था 120 का 6 रुपए, वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो गया। उसके बाद जैसे ही वो राजस्थान आया तो वो जो 3 रुपए एक तरह से राजस्थान गवर्नमेंट के वो इलिजिबल हो गए, लेकिन अभी जब तक उसकी फाइनल बिलिंग नहीं होगी, देखो गुड्स टू गुड्स तो अपन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ उसके लेजर में दिख रहा है बैलेंस पड़ा हुआ है, जब तक वो फाइनल कंज्यूम नहीं होगा तब तक वो टैक्स सरकार के खाते में नहीं जाता है। समझ गया? तो अल्टीमेटली जेड एमपी का है, एमपी में कंज्यूम हो रहा है तो एमपी गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा आधा। अच्छा, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि प्री जीएसटी में गुड्स महंगे थे, पोस्ट जीएसटी गुड्स
सस्ते हो गए। हाँ, बात ये अलग है कि महंगाई बढ़ गई है, तो महंगाई बढ़ने का तो सरकार कुछ नहीं कर सकती, वो तो ग्लोबली चलती है, बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है, क्रूड ऑयल, इन्फ्लेशन, है ना, पॉपुलेशन रेशियो, है ना, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी चीजें जिस पर डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन मतलब गुड्स की प्राइस चेंज होती है, ओनली टैक्स के कारण चेंज नहीं होती है। अब जीएसटी जो लगाया उसमें 3 तरह के टैक्स है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब ये क्या है, जब कोई इंटर स्टेट गुड्स बेचेगा, इंटर स्टेट मतलब दिल्ली टू राजस्थान, मतलब स्टेट ही चेंज हो रहा है, आउट ऑफ स्टेट, तो ओनली एक टैक्स लगेगा, दैट इज आईजीएसटी। और इंट्रा स्टेट, जब स्टेट के स्टेट में ही माल बिकेगा, जैसे राजस्थान टू राजस्थान ही माल जा रहा है, तो क्या लगाओगे आप, सीजीएसटी और एसजीएसटी। एग्जांपल के लिए अगर रेट 5% है तो यहां पे रेट हो जाएगी 2.5% और आधा हो जाएगा। तो मेजरली ये 3 टैक्स लगता है, इसके अलावा एक सेस भी लगता है उन गुड्स के लिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे गुड्स नोटिफाई कर रखे हैं जिसपे सेस लेती है गवर्नमेंट, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स पे सेस महंगा करने के लिए, क्योंकि वो चीज हार्मफुल है, तो गवर्नमेंट चीजों को महंगा करने के लिए उस पर सेस लगा देती है। या कोई चीज ऐसी है जो इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट डालती है, पोल्यूशन करती है, जैसे व्हीकल्स, डीजल व्हीकल्स, तो उनपे सेस लगा देते हैं। या बड़ी गाड़ियां, लोग आजकल एसयूवी ले रहे हैं, तो एसयू पे नॉर्मली 28% टैक्स तो सभी गाड़ियों पे है, छोटी गाड़ियों पे, बट एसयूवीज पे 17% सेस अलग है। मतलब 10 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो 28% टैक्स तो 280 तो देना ही है सबको। बट अगर आपकी गाड़ी एक स्पेसिफिक लेंथ, उसमें कंडीशन है, इतनी लंबी गाड़ी है या इससे लंबी गाड़ी है, तो 17% या 3% सेस अलग से, तो वो और गाड़ी महंगी। वो क्यों? क्योंकि बड़ी गाड़ियां, पैसेंजर व्हीकल पे गवर्नमेंट चाहती है कम बिके, लोग पब्लिक व्हीकल्स ज्यादा यूज करें, जैसे ट्रेन, बसेस, ये सब ज्यादा यूज करें। उससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा ना। पूलिंग करने से क्या होता है, मतलब एक साथ जब एक ही गाड़ी में 20 जने जा सकते हैं और एक में 4 जने जा रहे हैं, दोनों पोल्यूशन सेम कर रही है, तो कौन सी गाड़ी प्रीफर करेगी? गवर्नमेंट चाहेगी कि बड़ी गाड़ी में ज्यादा लोग जाए जिससे पोल्यूशन कम हो। जो चीजें इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट डालती है उन पे भी सेस लगा देती है गवर्नमेंट। मतलब जो भी चीज महंगी करनी है उस पर सेस लगा देंगे अलग से। लग्जरी गुड्स हो गए, या जो गुड्स पोल्यूशन ज्यादा करते हैं, या गवर्नमेंट चाहती है ऐसे गुड्स, लग्जरी सिगरेट्स, और ये लग्जरी थोड़ी है, फिर भी उस पर सेस है क्योंकि वो हार्मफुल टू ह्यूमन है ना, तो उस पर सेस लगा देती। जो भी चीज महंगी करनी गवर्नमेंट को, क्यों, कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे वो लग्जरी हो, चाहे वो पोल्यूशन कर रही हो, चाहे वो हार्मफुल हो, उन सभी पे सेस लगा देती है गवर्नमेंट, है ना। तो जीएसटी जो है 3 टैक्स एक तरह से बोल सकते हैं, अगर इंटर स्टेट हो तो आईजीएसटी लगेगा, और इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अभी हमने बात की इनपुट आउटपुट की, तो यहाँ पे अब इनपुट आउटपुट की अकाउंटिंग कैसे होगी ये देख लेते हैं, है ना। तो अकाउंटिंग के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इंस्टीट्यूट का ही। तो फीचर्स ऑफ जीएसटी क्या है, कभी क्वेश्चन आ जाए तो एज पर नोट्स आपके, जीएसटी हमेशा सप्लाई पे लगती है, और जीएसटी उन्हीं चीजों पे लगती है जिसमें कंसीडरेशन आए, है ना। सप्लाई क्या होती है? सप्लाई मींस गुड्स या सर्विसेज देना। अंडर जीएसटी टैक्स इज लेविड ओनली ऑन वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज, ये हमने देखा अभी। मिस्टर एक्स ने 6 रुपए दे दिए 120 पे, मिस्टर वाई ने 7.5 रुपए टैक्स कलेक्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट को 1.5 रुपये ही दिए। 6 रुपए वो ऑलरेडी किसको दे चुका था? एक्स को, और 1.5 उसने किसको दे दिया? गवर्नमेंट को। और 1.5 हमने देखा कि जो उसने प्रॉफिट जोड़ा था उसी का टैक्स लगा। तो जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है, हर स्टेज पे जो वैल्यू एड होगी ओनली उसी पे जीएसटी देना है। जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, ये भी समझ में आ गया। अभी हमने बोला कि जिस स्टेट में फाइनली वो कंज्यूम हो जाएगा, कंज्यूम होना मतलब यूज हो गया, उस स्टेट को वो टैक्स मिल जाएगा।
ना कि जहां प्रोड्यूस हुआ है। तो जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। द टैक्स इज लेविड एट द प्लेस वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम्ड रेदर देन द प्लेस वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, और मिलेगा भी उसी स्टेट को। देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स, ये भी हमने देख लिया, टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगता है, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया। अंडर जीएसटी देयर इज ए हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉ प्रोसीजर रेट ऑफ टैक्स अक्रॉस द कंट्री। सब जगह एक ही रेट हो गई। जो गुड्स दिल्ली में 100 का मिलता था वो मध्य प्रदेश में भी 100 का ही मिल रहा है, क्योंकि सब जगह एक ही टैक्स हो गया। नहीं तो जो चीज मैन्युफैक्चरिंग जिस स्टेट में होती थी वहां सस्ती हुआ करती थी, और जिस दूसरी स्टेट को जाती थी वहां महंगी होती थी। तो लोग बहुत बार ऐसे ही करते थे कि यार कपड़े लेने एक काम करते गुजरात चल चलते हैं शादी ब्याह के लिए। क्यों? क्योंकि यार वहां पे सस्ता है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो जो 100 रुपए की चीज यहाँ मिल रही है वहां पे वो 80 रुपए में ही मिल जाती है। जिसको बल्क में खरीदना वो वहीं चले जाता था। ऐसा होता है ना। बट अब वो खत्म हो गया, क्योंकि अब वो ही चीज यहाँ पे भी 80 की है वहां पे भी, तो जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है। टाइप ऑफ टैक्स अभी हमने देखा कि अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, और अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा, है ना। अगर यूनियन टेरिटरी है तो जो सीजीएसटी है वो तो सीजीएसटी रहेगा, बस वो जो एसजीएसटी है उसको यूटी जीएसटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। जिसको हम स्टेट जीएसटी बोलते हैं एसजीएसटी, उसको क्या बोल दिया? यूनियन टेरिटरी जीएसटी। मतलब सिंपली यार गोवा में गए, गोवा में कोई गुड्स लग रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा, एक तो सीजीएसटी और यूटी जीएसटी। सीजीएसटी नहीं बोल, एसजीएसटी नहीं बोलना उसको, कुछ नहीं है, वही है। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, और इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। इनपुट आउटपुट जीएसटी क्या होता है ये अभी हमने देखा। आउटपुट टैक्स मींस जीएसटी चार्ज्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय सप्लायर। इनपुट टैक्स मींस क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑलरेडी पेड। मतलब मिस्टर वाई ने 6 रुपए जो इनपुट लिया था, जो एक्स ने दिया था उनको, वो इनपुट टैक्स हो गया, और 7.5 रुपए जो उन्होंने जेड को बेचते टाइम कलेक्ट किया वो आउटपुट टैक्स हो गया, है ना। गवर्नमेंट को कितना पे करना है? गवर्नमेंट को कितना पे करना है? आउटपुट में से इनपुट माइनस कर दो, गवर्नमेंट को पे कर दो, है ना। हाँ बिल्कुल बनेगा, हाँ बनेगा। अब भैया इनपुट, अब आप 3 टैक्स बोल रहे हो, एक तो सीजीएसटी, एक एसजीएसटी और एक आईजीएसटी। तो जो इनपुट और आउटपुट है वो कौन सा किसमें यूटिलाइज हो सकता है? सबसे पहले बात करते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी का इनपुट अगर पड़ा हुआ है तो सबसे पहले तो वो एडजस्ट होगा आउटपुट आईजीएसटी से। मतलब जो माल आपने बेचा और जिस पर आईजीएसटी लगाया, पहले उस आईजीएसटी को हटाएंगे उस इनपुट से। अभी भी अगर आईजीएसटी का इनपुट बचता है तो उसका आप पहले सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी में एडजस्ट कर सकते हो। मान लो आपके पास आईजीएसटी पड़ा है इनपुट में 2 लाख रुपए, और आपका आउटपुट आईजीएसटी बन गया 1,50,000 रुपए। तो इनपुट आईजीएसटी है 2 लाख, आउटपुट आईजीएसटी 1,50,000, तो आउटपुट आईजीएसटी 0 हो गया आपका, और इनपुट आईजीएसटी रह गया 50,000। अब आपका आउटपुट सीजीएसटी भी बन रहा है किसी महीने में 80,000, तो 80,000 आउटपुट सीजीएसटी है, 80,000 आउटपुट एसजीएसटी है। दोनों 80-80 इक्वली होंगे आउटपुट, तो क्योंकि दोनों लगेंगे ना एक साथ। तो 50,000 इनपुट आईजीएसटी पहले तो एडजस्ट हो जाएगा आउटपुट सीजीएसटी में से। मतलब 80 माइनस 50 हो गए, 30,000 और सरकार को पे कर दो। किस हेड में पे करना है? हेड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हेड दिखेंगे, तो किस हेड में पे होगा? सीजीएसटी वाले हेड में पे हो जाएगा। और आउटपुट एसजीएसटी अगर आपके पास इनपुट नहीं बचा है कोई भी चीज का, तो आउटपुट एसजीएसटी के हेड में पूरा 80,000 पे हो जाएगा। अच्छा, आईजीएसटी और एक्सेस है। मान लो आपका आईजीएसटी 3 लाख होता, 1.5 लाख तो आउटपुट आईजीएसटी में एडजस्ट हो गया, बचा कितना? 1.5 लाख। इस 1.5 लाख में से 80,000 सीजीएसटी में एडजस्ट हो गया, बचा कितना? 70,000। 70,000 आउटपुट एसजीएसटी में भी एडजस्ट हो जाएगा। मतलब आईजीएसटी कैन बी एडजस्टेड विद आईजीएसटी फर्स्ट, देन सीजीएसटी, देन एसजीएसटी। But CGST can be adjusted against CGST first, then IGST. But it cannot be adjusted या utilized with SGST. CGST SGST से एडजस्ट नहीं होगा, सेम SGST CGST से एडजस्ट नहीं होगा। बस यही नेगेटिव है जो
नहीं हो सकता, और एसजीएसटी का भी सीजीएसटी के साथ और तो सब में हो जाएगा। पहले जिस हेड का है वो उस हेड में एडजस्ट होगा, उसके बाद आईजीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा। आईजीएसटी पहले आईजीएसटी से होगा, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी से हो जाएगा। ठीक है, तो आईजीएसटी को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, बट सीजीएसटी एसजीएसटी बस आईजीएसटी और उनके स्पेसिफिक हेड से एडजस्ट हो जाएंगे। अदर देन एसजीएसटी सीजीएसटी से नहीं होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी से नहीं होगा। ओके तो अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी ये देख लेते हैं। तो भैया आपके 6 अकाउंट और ओपन हो जाएंगे बुक्स में। 3 इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, 3 आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, और बाद में उन तीनों से एडजस्ट कर देना है। तो यहां पे पहले आपको कुछ एंट्रीज करनी है, जर्नल एंट्री। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रोहित। जर्नलाइज करना है ये ट्रांजेक्शन को। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम साहिल फॉर 50,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% ईच। आपने गुड्स खरीदा साहिल से 50,000 का, और उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी लग के आया 9%। इन द बुक्स ऑफ रोहित हमें एंट्री करना है, इन द बुक्स ऑफ तो एंट्री अभी तक हम करते थे परचेस टू कैश या परचेस टू साहिल, बट अब जीएसटी भी आ गया। अच्छा ये जो इनपुट है ये असेट है एक तरह से बिजनेस के लिए, असेट है ना, क्योंकि ये बाद में किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज हमारी 50,000 की है, ये हमारे लिए कॉस्ट, जो जीएसटी है वो हमारी कॉस्ट नहीं है, इट इज असेट। तो एक अकाउंट खोलेंगे हम, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 9% ऑफ 50,000 4,500, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 4,500 टू साहिल $59,000 टू साहिल्स अकाउंट कितना हो जाएगा 59,000। तो ये एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ रोहित, परचेस डेबिट 50,000, इनपुट सीजीएसटी डेबिट 4,500, इनपुट एसजीएसटी डेबिट 4,500 टू साहिल्स अकाउंट 59,000। सेकंड, परचेस गुड्स फ्रॉम सेम फॉर 40,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ट्रेड डिस्काउंट है, ध्यान देना। तो पहले तो 40,000 में से 10% माइनस होगा, मतलब नेट प्राइस क्या होगी हमारी 40 माइनस 4,000 माइनस हो जाएंगे। तो हमारी जो परचेस प्राइस है वो 36 है, जीएसटी भी इसी पे लगेगा। तो सबसे पहली एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट 36,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 36,000 का कितना 9% कितना होगा 3,240, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 3,240 टू मिस्टर सैम्स अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा 42,480। ये हमारा सैम का जो हमने माल खरीदा वो एंट्री हो गई। अच्छा इसके आगे कुछ और भी है एंट्री। 20,000 was paid immediately and balance payable after 3 months। तो यहां पे आप एक और एंट्री करोगे,
मिस्टर सेम्स टू कैश अकाउंट, $20,000। आप चाहो तो इसकी कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो। परचेज डेबिट 36,000, इनपुट सीजीएसटी 3240, इनपुट एसजीएसटी 3240, टू कैश 20,000 और टू सेम 22,480। 22,480 पे करने ना, आप तो इमीडिएटली पे कर दिया, तो सेम के क्रेडिट में हम 22,480 डाल देंगे डायरेक्ट। और यहाँ पे ऐसा ना करके हम ऐसे कर सकते 42,480 पूरा क्रेडिट हो जाएगा और 20,000 डेबिट हो जाएगा। अल्टीमेट क्रेडिट कितना रहेगा? 22,480 जो देना बाकी है। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, सच गुड्स फॉर परचेज बाय पेइंग सीजीएसटी एसजीएसटी। अब ध्यान देना, आपने खुद ही गुड्स कंज्यूम कर लिया, आप खुद बिजनेस करते हो और आपने खुद गुड्स कंज्यूम, ऐसा हो सकता है? यस। मोबाइल वाला खुद के पर्सनल यूज के लिए मोबाइल ले सकता है, किराना वाला भी घर पे किराना ले जाएगा तो किसी और दुकान से तो नहीं ले जाएगा, खुद की दुकान से ही ले जाएगा। तो गवर्नमेंट का पर्पस क्या भैया? गुड्स कंज्यूम हो गया ना, हो गया। तो आपने अब जो इनपुट ले रखा उसे भी रिवर्स करना पड़ेगा आपको। आपके जो इनपुट क्रेडिट में इनपुट पड़ा हुआ 20,000 रुपए के गुड्स का, वो आपने यूज कर लिया गुड्स, तो उस इनपुट को भी क्या करो? रिवर्स करो। तो कुछ कंडीशंस है जिनमें आपको इनपुट को रिवर्स करना पड़ेगा भैया, ध्यान रखना। कौन कौन सी कंडीशन है? रिवर्सल ऑफ जीएसटी दिख रहा है आपको? कौन कौन सी कंडीशन है रिवर्सल ऑफ जीएसटी में? तो रिवर्सल ऑफ जीएसटी कब कब होगा? तो रिवर्सल ऑफ जीएसटी इन कंडीशंस में होगा भैया, देख लेना। सबसे पहले तो आपने परचेज जो किया था गुड्स रिटर्न कर दिया, ऑब्वियसली रिटर्न करा है तो रिवर्स तो हो गई, क्योंकि सामने वाला वापस से आपसे बोलेगा रिवर्स। मेरे को जब आप गुड्स खरीदते हो तो वो आपको इनवॉइस देता है ना? अब आप उसे डेबिट नोट दोगे, क्या दोगे? आपके लिए वो क्रेडिटर है, जब गुड्स आता है तो आप उसे क्रेडिट करते हो क्रेडिटर को। आप उसे अगर गुड्स रिटर्न कर रहे हो तो आप इनवॉइस नहीं दोगे, इनवॉइस तो सेल करने के केस में दी जाती है। उस डेबिट नोट में आप जीएसटी भी आउटपुट लगा के दोगे वापस, या इनपुट जीएसटी को रिवर्स करके दोगे। परचेज रिटर्न ड्राइंग कर लिया आपने, मतलब आपने फाइनली कंज्यूम कर लिया ना, तो जो जीएसटी आपने इनपुट लिया था वो क्या कर दो? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए, आपने गुड्स फ्री सैंपल में बांट दिए, कंज्यूम होगा, बात खत्म। आप क्या कर दो इसका? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए गिफ्ट, गिफ्ट गिफ्ट में दे दिया आपने किसी को, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। गुड्स लॉस्ट इन फायर और थेफ्ट, इनपुट रिवर्स करने का मतलब ये है कि आउटपुट जीएसटी बढ़ा दो, ऑटोमेटिक इनपुट खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि आउटपुट भी किसमें एडजस्ट होगा? या तो इनपुट से या कैश में पे करना पड़ेगा। गुड्स लॉस्ट इन फायर और थ्रेफ्ट, चोरी हो गया या जल गया तो भी आपको जीएसटी को रिवर्स करना पड़ेगा। अब भैया बहुत सारी ऐसी इनपुट है जो आप इनपुट ले ही नहीं सकते हो, जैसे आपने गाड़ी खरीदी, पैसेंजर व्हीकल खरीदी, उसका यूज आप आपके डायरेक्टर या आपके ओनर या आपके एम्प्लॉइज को ट्रांसपोर्टेशन में, एम्प्लॉइज को दे दी किसी को, वो गाड़ी आपने कंपनी के नाम पे खरीद ली, फिर भी आप उसका इनपुट नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपका बिजनेस टैक्सी का नहीं है। समझ गए? अगर टैक्सी सर्विस वाला है तो उसको तो उस गाड़ी का इनपुट मिलेगा, बकायदा वो उस गाड़ी को टैक्सी परमिट में भी रजिस्टर कराएगा। आरटीओ में भी दो तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक पैसेंजर और एक प्राइवेट यूज और एक टैक्सी यूज। तो टैक्सी यूज में रजिस्ट्रेशन कराएगा। दूसरा, आपने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग का इनपुट नहीं मिलता है किसी को भी। बिल्डिंग बनाई, मैंने सीमेंट ली, सरिया लिया, सब पे जीएसटी लग के आया ना। मैंने किसी ठेकेदार को पैसे दिए, उसने भी जीएसटी इनवॉइस दिया। अब इस जीएसटी पे जो इन गुड्स पे जो इनपुट लग के आया है, इसका इनपुट, इस जीएसटी का इनपुट आप नहीं ले पाओगे। तो नेगेटिव लिस्ट है आईटीसी में, किसी किसी गुड्स का आप इनपुट ले ही, और आपने ले लिया है
और आपको पता चल गया, आप लेने के बाद में पता चला कि यार इसका तो ले ही नहीं सकते थे, तो आप क्या करोगे फिर? उसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब यह है कि भैया आउटपुट जीएसटी नहीं, मतलब या तो इनपुट को कम कर दो या आउटपुट को बढ़ा दो। अच्छा, आउटपुट जीएसटी भी रिवर्स होती है क्या? यस, जब आपने किसी को गुड्स दिया, बस एक ही केस में होती है, आपने किसी को माल बेचा था, सेल रिटर्न कर दिया, तो आउटपुट जीएसटी कम हो जाएगी, या इनपुट जीएसटी बढ़ा दो, मैं ये बोल सकता हूं, बात वही है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था भैया? आपने गुड्स विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए, उस पर आपने सीजीएसटी एसजीएसटी दिया था 9%, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करते थे? ड्रॉइंग टू परचेस, एंट्री क्या करते थे? लेकिन अब ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। अच्छा, अगर मतलब कि आपके लिए गुड्स 20,000 का जरूर है, लेकिन जो टैक्स इस पे दिया वो भी आपका ड्रॉइंग ही है, क्योंकि आप बिजनेस का इनपुट कम कर रहे हो, मतलब ड्रॉइंग बढ़ानी पड़ेगी। तो टू परचेस अकाउंट कितना होगा? परचेस तो 20,000 से कम हो जाएगी, जो आपने इनपुट लिया था, डेबिट किया था उस टाइम, उसको वापस क्रेडिट कर दो। 20,000 का 9% 1800, और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो ड्राइंग कितने की होगी टोटल? समझ में आ रहा है? जीएसटी जो है वो भी आपकी ड्राइंग ही कहलाएगी। बिजनेस के लिए तो असेट कम हो गया ना, वो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी असेट था, वो कम हो गया। नेक्स्ट, पेड रेंट टू गगनदीप 30,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच। गगनदीप से हमने कोई चीज रेंट पे ले रखी, उसको रेंट दिया, उस पर उसने 6% सीजीएसटी एसजीएसटी लगा के दिया, तो क्या खर्चे पे भी जीएसटी लगता है? या सर्विस, रेंट इज ए सर्विस, किसी चीज को रेंट पे देना मतलब वो एक तरह की सर्विस है, बट अब उस पर भी जीएसटी लगता है। तो आपके लिए रेंट खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट, उस पे जो जीएसटी लग के आया 6%, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 1800, टू रेंट पे कर दिया टू कैश या बैंक, या पहले टू गगनदीप कर दो, फिर उसको गगनदीप टू कैश और बैंक कर दो। समझ में आ रहा है? ऐसा भी कर सकते हो, और ऐसे ही करना चाहिए, पहले एंट्री होगी गगनदीप की, उसके बाद कैश या बैंक की पेमेंट की एंट्री होगी। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट रिटर्न टू सेम, सेम को हमने रिटर्न कर दिया, सेम से हमने खरीदा था, सच गुड्स वर परचेज बाय पेइंग सीजीएसटी एसजीएसटी, तो सेम से जब गुड्स खरीदा था तो परचेज डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी किया, तो आप रिटर्न परचेज रिटर्न की क्रेडिट करेंगे और इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी को भी रिवर्स करेंगे। 5,000 का गुड्स नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट 4,500 का हो गया, ट्रेड डिस्काउंट था 10%, तो सेम्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 5,000 माइनस 10% टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट 4,500 का 405 और 5,310 सेम में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब सेम को हम 5,310 रुपए नहीं पे करेंगे, क्योंकि हमने उतने गुड्स प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी मिला के 5,310 रुपए उसे डेबिट कर दिए। ठीक है,
परचेज्ड फर्नीचर 44,800 इंक्लूडिंग आईजीएसटी 12% और उस पर आईजीएसटी दिया 12%, तो डेबिट किसे करेंगे? आईजीएसटी को। क्या फिक्स्ड असेट खरीदने पे इनपुट लिया जा सकता है? यस। मैंने बोला बिल्डिंग इनएलिजिबल है, दूसरी चीजें तो इलिजिबल है। फर्नीचर कितने का खरीदा था भाई? फर्नीचर कितने का खरीदा था? 48 था। $44,800 इंक्लूडिंग आईजीएसटी है, प्लीज रीड। 44,800 इंक्लूडिंग आईजीएसटी है, मतलब इस 44,800 में आईजीएसटी इंक्लूडेड है। अब भैया ध्यान देना, आईजीएसटी का तो इनपुट मिलेगा, तो आप डायरेक्ट फर्नीचर को 44,800 डेबिट कर दोगे क्या? इसमें से जीएसटी वाली प्राइस अलग हटाओगे। तो भैया मान लो एग्जांपल के लिए इफ 100 रुपीज का गुड्स है, उसमें आईजीएसटी लग जाता है 12%, तो वो गुड्स कितने का हो जाता है? कितने का हो जाता है? 112। तो ये जो गुड्स है ये 44,800 का है, ये 112 पे, ये किस पे है? ये 44,800 का गुड्स किस पे है? 112 पे, और जाना किस पे है? 100 पे। समझ में आ रहा है? तो पहले तो हम फर्नीचर की कॉस्ट निकालेंगे, 44,800 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100, कितना हो गया भैया? 40,000 की कॉस्ट, और इसमें जीएसटी कितना जुड़ा हुआ है? इनपुट आईजीएसटी 4800 आईजीएसटी जुड़ा हुआ है, जो कि 40,000 का 12% होता है। आ रहा है क्या समझ में? तो हमने 44,800 को 40,000 तो फर्नीचर में डेबिट करना है, और आईजीएसटी में 4800 टू कैश या बैंक, जिससे भी पे किया है। क्या आपको ये समझ में आया क्या? अगर कोई गुड 100 का है तो जीएसटी जुड़ने के बाद 112 पे, और ये जो प्राइस हमें दे रखी है ये विद जीएसटी है, और जाना विदाउट जीएसटी पे। तो 44,800 112 पे, तो 100 पे कितना होगा ये निकाल लिया हमने। आ रहा है? ओके। नेक्स्ट, परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम मेसर्स सिम्फनी इंडस्ट्रीज फॉर 1,40,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9%, पेड 1 लाख इमीडिएटली, बैलेंस टू बी पेड आफ्टर 2 months। हमने एक मशीनरी खरीदी सिम्फनी इंडस्ट्रीज से 1,40,000 की, प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी लगा 9%। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख। भैया ऐसा इनपुट का अकाउंट एक ही रहेगा, चाहे वो मशीनरी खरीदो, चाहे वो फर्नीचर खरीदो, चाहे वो गुड्स खरीदो। ऐसा नहीं कि फिक्स्ड असेट खरीदने के लिए इनपुट अकाउंट अलग हो गया और गुड्स खरीदने के लिए इनपुट अकाउंट अलग कर दिया। एक लाख का 9%, 9,000 और 1,18,000 सिम्फनी इंडस्ट्रीज को क्रेडिट हो जाएगा। और हमने सिम्फनी इंडस्ट्री को 1 लाख रुपए इमीडिएटली पे भी कर दिए। आप चाहो तो कंपाउंड एंट्री भी कर सकते थे। कैसे कंपाउंड एंट्री कैसे होती? चलो इसमें कंपाउंड एंट्री कर लेते हैं। डायरेक्ट टू कैश या बैंक, 1 लाख ही पे किया, और बचा हुआ 18,000 अभी भी देना बाकी है। ये 18,000 हो गया हमारा, ये एक ही एंट्री हो गई। तो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मेसर्स निधि ट्रेडर्स। निधि ट्रेडर की बुक में जर्नलाइज करना है। सोल्ड गुड्स जुलाई 3 की एंट्री है, सेल की एंट्री है। सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 चार्ज सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच। तो जुलाई इन द बुक्स ऑफ निधि ट्रेडर्स, इन द बुक्स ऑफ निधि ट्रेडर्स हमको एंट्री करनी है। अभी तक हम एंट्री क्या करते थे?
कैश टू सेल्स, अब कैश अकाउंट डेबिट, पहले सेल्स कितने की हुई है बताओ, 50,000 का गुड्स बेचा और उस पर सी जीएसटी एस जीएसटी लगाया, तो टू आउटपुट। अब यहां पे इनपुट की जगह कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, आउटपुट 6% और टू आउटपुट 6% और टोटल 56,000 का कैश आया। फिर ऐसे ही जुलाई 4 को सोल्ड गुड्स टू सुरजीत फॉर 28,000 इंक्लूडिंग सी जीएसटी एस जीएसटी। जुलाई 4 सुरजीत को माल बेचा, उधार में बेचा होगा, कुछ नहीं बोला है तो सुरजीत अकाउंट डेबिट। अब ये 28,000 ना विद जीएसटी है, इंक्लूडिंग सी जीएसटी एंड एस जीएसटी ऑफ 6% ईच, इंक्लूडिंग मतलब 28,000 पूरी सेल प्राइस नहीं है। हाँ, उससे ले 28,000 रहे हैं, बट हमारे लिए सेल अमाउंट अगर गुड्स 100 का है तो सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी टोटल 12% जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 112 का। मतलब ये जो 28,000 है ये 112 पे है और जाना हमें सेल्स के लिए किस पे पड़ेगा, 100 पे। किस पे पड़ेगा बेटा, यही होगा। तो 28,000 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100, 25,000। सेल तो हो गई 25,000। हम सुरजीत से ले 28,000 रहे, लेकिन टू आउटपुट सी जीएसटी 25,000 का 6%, 25,000 का 6% कितना होगा, 1,500 और टू आउटपुट एस जीएसटी 25,000 का 6% वही 1,500, टोटल कितना हो जाएगा 28,000। हमको लेने कितने हैं भैया, 28 सुरजीत से, और जुलाई 5 को सुरजीत ने हमें 25,200 दे दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 28,000। लेना 28 थे लेकिन 25,200 दे दिए फुल सेटलमेंट में, मतलब हमने उसको 2,800 रुपए का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो अब जुलाई 5 कैश अकाउंट डेबिट 25,200 आया, कैश असेट है और असेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट। डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सुरजीत अकाउंट 28। यहां पे कुछ हो रहा है गलत, क्या हो रहा है, हमने एक तरह से 28,000 में विद जीएसटी माल बेचा था, मतलब 25,000 की कॉस्टिंग थी हमारी, सेल प्राइस थी। जीएसटी तो पूरा 25 पे ले लिया, बट जब पैसा आया वो तो कम आया, 2,800 रुपए कम आया। तो जीएसटी में आप डिस्काउंट अलाउड के लिए भी जीएसटी का रिवर्सल कर सकते हो, मतलब आपने जो आउटपुट लगाया था वो वापस आप रिवर्स कर दो। कैसे भैया, 2,800 रुपए डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100, पहले तो ये निकालो, 2,800 विद जीएसटी हो गया ना, तो ये हो गया 2,500। तो आप इसकी अल्टरनेट एंट्री ये भी कर सकते हो, उसने 2,800 कम दिया आपको, ये करना नहीं है, इतना डीप में हमें इंस्टीट्यूट ने अभी नहीं बोला है करने की, आप यही एंट्री करके आइएगा, मैं जस्ट अल्टरनेट बोल रहा हूं। कैश अकाउंट डेबिट 25,200 टू सुरजीत, पहले तो ये एंट्री हो जाएगी कितनी, 25,200। फिर सेकेंड एंट्री आप डिस्काउंट अलाउड की करिए, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2500, कितना भैया 2,800 का डिस्काउंट है, लेकिन उसमें जीएसटी हटा दिया ना मैंने, जो मैंने आउटपुट जीएसटी लगाया था। अब मेरी बात सुनो, आपने जीएसटी जो इनवॉइस में चार्ज किया था वो तो पूरा 25,000 पे चार्ज किया था,
बट उस 25,000 की जगह उसने, हमारी कंसीडरेशन की बात कर रहा हूं मैं, मेरे को 25 लेने थे, मेरे सरकार के टैक्स हटा दू तो 25 में से उसने 2500 रुपए नहीं दिए और 300 रुपए टैक्स के नहीं दिए, तो जो टैक्स के भी नहीं दिए वो भी तो हटाऊंगा। ये जो नुकसान है ये मैं सरकार को शेयर करूंगा ना। सीजीएसटी जो हमने आउटपुट जीएसटी लगाया था वो भी हम रिवर्स करेंगे। आ रहा है समझ में? 150 रुपीज टू सुरजीत, कितना हो गया? अब सुरजीत का अकाउंट मैच हो जाएगा। 25,200 हमने ले लिए और 2800 रुपए का डिस्काउंट हमने उसको दे दिया। उस 2800 रुपए के डिस्काउंट में 2500 रुपए हमारा खर्चा है और 150 रुपए हम जीएसटी में से कम करेंगे, 300 रुपए टोटल। हम पूरा खर्चा क्यों बियर करें? समझ में आ रहा है? तो ये अल्टरनेट एंट्री नहीं करनी है, लेकिन ध्यान देना, नॉट इन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में तो डायरेक्ट जो वो वाली एंट्री है। ओके, जुलाई 6 को सोल्ड गुड्स टू कपिल फॉर 30,000 चार्ज आईजीएसटी 12%, रिसीव्ड 12,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी रिसीव्ड आफ्टर। तो जुलाई 6 आपने कपिल को माल बेचा, कपिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी 12%, आउटपुट आईजीएसटी कितना होगा? 3600, 33,600 लेने हैं कपिल से, और कपिल ने हमें इमीडिएटली कितने दे दिए? आप चाहो तो कंपाउंड एंट्री कर सकते हो। कपिल में डायरेक्ट 33,600 लेने थे, 12 दे दिए तो 21,600 ही लेना, तो कपिल डेबिट 21,600, कैश डेबिट 12,000, टू सेल्स 30,000 और टू आउटपुट आईजीएसटी 3600। कंपाउंड एंट्री भी आप कर सकते हो। 6, कपिल वाज अलाउड रिबेट of 5,000 is goods supplied to him were defective. These goods were sold by charging IGST at the rate of 12%. भैया हमने जो माल बेचा था वो डिफेक्टिव निकला, हमने उसको 5,000 रुपए का रिबेट दिया, तो वही वापस 5,000 रुपए के ऊपर जीएसटी भी रिवर्स करूंगा मैं। तो अच्छा, जब माल बेचते हैं तब हम इनवॉइस देते हैं, जब हम उसे रिबेट देंगे तब हम उसे क्रेडिट नोट देंगे। क्या देंगे? कैसे? कपिल को मैंने माल बेचा तब डेबिट किया, अब जब क्रेडिट करना है तो क्या दूंगा मैं उसे? क्रेडिट नोट। तो एक क्रेडिट नोट इशू किया और उसमें उस जीएसटी को मैं रिवर्स कर दूंगा साथ में। तो एंट्री क्या करूंगा? रिबेट अकाउंट डेबिट, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट 5,000, आउटपुट आईजीएसटी जो पहले हमने माल बेचते टाइम लगाया था वो रिवर्स हो जाएगा, 5,000 का 12%, 600 रुपीज टू कपिल, 5,600 रुपीज अब कपिल हमें नहीं देगा। सोल्ड गुड्स टू मनप्रीत 1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट 20%, चार्ज आईजीएसटी 12%। मनप्रीत को हमने 1 लाख रुपए का माल बेचा 20% ट्रेड डिस्काउंट में, मतलब नेट सेल्स कितने की है? 1 लाख माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 80,000 का माल, और इंटर स्टेट है इसलिए आईजीएसटी अप्लाई किया। तो जुलाई 12 को मनप्रीत टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट 80,000 का 12%, 90, 100,
तो 89,600 हमें मनप्रीत से लेना है जीएसटी जोड़ने के बाद। अब आगे क्या हुआ? मनप्रीत ने 20,000 की लिस्ट प्राइस मतलब जैसे यहाँ पे ये 1 लाख है, वैसे ये लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है। लिस्ट प्राइस क्या होती है समझना। नहीं, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये एक मार्केट में एक ट्रिक है। कैसे मतलब समझना, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मेरे पास मल्टीपल वेंडर्स आते हैं माल खरीदने। मैं एक आदमी को तो माल बेचता नहीं होऊंगा, मल्टीपल वेंडर्स आते हैं, अलग अलग तरीके वेंडर आते हैं। कोई मेरे से ज्यादा क्वांटिटी ले जाता है, कोई मुझसे कम क्वांटिटी ले जाता है, कोई मेरे से स्पेशलाइज्ड गुड्स भी बनवाता है। मेरे को इस तरह का गुड्स मेरे हिसाब से चाहिए। हर तरह के बायर आते हैं। क्या मैं सभी को एक ही प्राइस में माल बेचता हूं? अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो जो मेरे से ज्यादा माल क्वांटिटी ले जा रहा है मैं शायद उसे कम प्राइस दूं थोड़ी, और जो कम क्वांटिटी ले जा रहा है उससे प्राइस थोड़ी सी ज्यादा वसूलूंगा। तो क्या मैं सबके लिए एक अलग अलग प्राइस लिस्ट बना के रखूं? तो मैंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड लिस्ट प्राइस की एक लिस्ट बना दी, स्टैंडर्ड प्राइस की एक लिस्ट बना दी। भैया ये फलाना गुड्स 20,000 रुपए का है। अब कोई बल्क क्वांटिटी में लेना आया तो मैंने उसको उसमें 50% डिस्काउंट दे दिया। 20,000 की एक यूनिट आपको 10,000 में ही मिलेगी। और कोई कम क्वांटिटी खरीदना आया उसको मैंने 30% डिस्काउंट दिया। वही लिस्ट प्राइस सेम है, बस मेरा डिस्काउंट जो अब मेरे को बोलना है वो फाइनल हो गया। समझ में आ रहा है? 20,000 के गुड्स पे 30% डिस्काउंट 6,000 का ही दिया, तो उसको मैंने 14 में बेचा, इसको 10 में दिया। मुझे बार बार मेरी लिस्ट को चेंज करने की जरूरत है कि स्टैंडर्ड प्राइस में उनको सबको दे देता हूं, फिर सबसे डील अलग अलग परसेंट पे कर लेता हूं। जैसे इन्होंने किया, मनप्रीत जी को हमने माल बेचा था 1 लाख का, जिसमें हमने उसको 20% डिस्काउंट दिया। हो सकता है किसी को 30 भी दूं। समझ में आ रहा है? तो वो प्रिंट जो कराते हैं ना फिर हम, वो बार बार चेंज भी नहीं होगी और हमें भी ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। सिंपली भैया लिस्ट प्राइस सबकी सेम है। कोई एक बायर है उसको हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, किसी को 45 दे रहे हैं, किसी को 40 दे रहे हैं, किसी को 30 भी दे रहे हैं। डिस्काउंट उस पर भी डिपेंड करता है कि मेरे को डिलीवरी कहां देनी। कोई मुझे दिल्ली से बोले कि भैया मेरे को कन्याकुमारी में डिलीवरी देनी, तो मैं हायर प्राइस पे बेचूंगा। और मेरे को कोई बोलता है दिल्ली से भैया गुड़गांव में देनी है, तो मैं उसे कम प्राइस में दे दूंगा, क्योंकि डिस्टेंस, डिलीवरी देनी है मेरे को गुड्स की डिलीवरी भी मेरे जिम्मे है, तो मैं ऑब्वियसली उसको ज्यादा प्राइस पे बेचूंगा। डिलीवरी कॉस्ट या तो अलग से डिलीवरी कॉस्ट ले लो, सबसे प्राइस एक जैसी ले लो, बस जो डिस्टेंस होगा उस हिसाब से उससे डिलीवरी कॉस्ट ले लो। दोनों ऑप्शन है आपके पास, तो इसलिए लिस्ट प्राइस रहती है। तो मनप्रीत जी ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिया 20,000 की लिस्ट प्राइस का। इस पे हमने कितना परसेंट डिस्काउंट लगाया था भैया? तो हम रिटर्न करते टाइम भी 20% लेस करेंगे। कितनी तारीख को रिटर्न किया? लेस करेंगे ना बाबू। कहां गया क्वेश्चन? ये गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 रिटर्न बाय मनप्रीत। किस तारीख को किया बेटा? 13 जुलाई। तो यहां पे सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 20,000 माइनस 20%। आउटपुट आईजीएसटी लगाया था तो उसे भी रिवर्स कर देंगे। आउटपुट आईजीएसटी डेबिट 16,000 का कितना होगा बेटा? 12%। टू मनप्रीत अकाउंट कितना होगा? 16,000 प्लस 1920 17,920। ये हमारा सेल रिटर्न की एंट्री होगी। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है? रिसीव्ड कमीशन ऑफ 15,000। भैया कमीशन, आप गुड्स बेच रहे हो, साथ में आपको किसी वेंडर ने कमीशन भी दिया,
तो कमीशन भी आपके लिए आउटपुट सप्लाई है, सप्लाई कहलाएगी, और सप्लाई पे जीएसटी लगेगा। सप्लाई गुड्स की और सर्विसेज की बात ही की है, तो आपको कमीशन पे 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी लगाना। तो जुलाई 17 कितना कमीशन आया आपको? 6%। कैश अकाउंट, सॉरी, कमीशन कितना आया? 6% जीएसटी जोड़ के 15,000 प्लस 6% प्लस 6% हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, आपके लिए इनकम कितनी होगी कमीशन की? वो तो 15 ही होगी। जीएसटी तो गवर्नमेंट को देना है ना भैया। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। 15,000 का 6% कितना होगा आपका? 900 और 900 16,800 रुपए आए होंगे आपके पास। ठीक है, इलस्ट्रेशन 10 आप कर लीजिएगा। हमेशा ध्यान देना, लिस्ट प्राइस दे रखी, ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, तो जीएसटी जो है वो नेट ऑफ प्राइस पे लगेगा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी? आपको इनपुट आईजीएसटी किस किस में एडजस्ट हो सकता है? आईजीएसटी में, सीजीएसटी, एसजीएसटी, तीनों में। इनपुट जब लिया था इनपुट को डेबिट किया, जब एडजस्ट करेंगे, और आउटपुट जब कलेक्ट किया तो आउटपुट को क्रेडिट किया, मतलब आउटपुट इज ए लाइबिलिटी और इनपुट इज एन असेट। जब लाइबिलिटी पे होती है तो डेबिट करते हैं। जिस भी हेड में आप एडजस्ट कर रहे हो उस हेड का आउटपुट अकाउंट, आउटपुट आईजीएसटी या फिर सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी डेबिट टू, जिस भी हेड से एडजस्ट कर रहे हो, इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट कर रहे हो तो क्रेडिट कर दो उसे, इनपुट सीजीएसटी से एडजस्ट कर रहे हो तो उसे एडजस्ट कर दो, इनपुट एसजीएसटी से एडजस्ट कर रहे हो तो उसे एडजस्ट कर दो। और जब एक्चुअल पे करेंगे, मतलब हो सकता है ना इनपुट कम हो, तो फिर जिस भी हेड में आप पे कर रहे हो उसको डेबिट कर दो और कैश और बैंक को क्रेडिट कर दो। गवर्नमेंट को अगर आपका इनपुट कम पड़ गया टू कैश और ये जब पेमेंट टू गवर्नमेंट होगा तब हम ये एंट्री कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, ओके। कुछ एडिशनल जर्नल एंट्रीज हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज है। ये आज हमने जीएसटी की बात कर ली, कल हमने एक बेसिक क्वेश्चन किया था जर्नल एंट्रीज का। तो जर्नल एंट्री में और जो क्वेश्चन है हम कल डिस्कस करेंगे। कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट एंट्रीज हम कल देखने वाले हैं, या फिर हम शायद लेजर के बाद भी देखें उसको, क्योंकि पहले एक बार लेजर पोस्टिंग समझ लेते हैं, है ना। जर्नल चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, तो चैप्टर 2 ऑफ आईसीआई मॉड्यूल का यूनिट 1 जर्नल पूरा कंप्लीट हो गया। उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी होंगे आज आपके लिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके आपको डायरेक्ट जर्नल का चैप्टर मिल जाएगा, चैप्टर 2 यूनिट 1 आपको करनी है पूरी। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे आप कल पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।